दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हरियाणा कांग्रेस में जिस घटना का इंतजार था वो आज हो ही गई और वो घटना थी कि चोई संपत सिंह जो पिछले काफ़ी टाइम से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया। हालांकि ये तो लगभग 1.5 महीने पहले ही क्लियर हो चुका था कि चोई संपत सिंह है वो कांग्रेस में नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब 25 सितंबर को चोई देवीलाल जी की जो जयंती थी, अभय चौटाला जी ने जो रोहतक में रैली की थी वो उसमें भाग लिया था, कांग्रेस की आलोचना की थी। तो ये उसी दिन क्लियर हो चुका था कि अब वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि आखिर 1.5 महीने तक उन्होंने इंतजार किया तो किस चीज़ का किया, कौन सा उनकी विधायकी जाने का खतरा था। तो अगर ज्वाइन कर लेते तो वो उसी दिन ज्वाइन कर लेते इनेलो को। लेकिन 1.5 महीने तक इंतजार का, शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि कांग्रेस वाले उनको मनाएंगे, कुमारी शैलजा मनाएंगी, या फिर हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा जी मनाएं, या राहुल गांधी जी उनको थोड़ा वेटेज देने लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और लास्ट में उनको कांग्रेस को छोड़ना ही पड़ा। तो अब दोस्तों पहली बात तो ये है कि अब करेंगे क्या संपत सिंह जी, कि किस पार्टी में जाएंगे। तो अब इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो इनेलो के अंदर थे तो इनेलो की जो राजनीतिक उनकी पैदाइश थी वो राजनीतिक रूप से वो इनेलो में चोई देवीलाल के साथ राजनीति में आए थे वो। और उन्होंने कई बार मतलब विधायक भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, यानी काफ़ी कद्दावर रहे वो इनेलो के उसके अंदर। लेकिन फिर भी क्यों तो उन्होंने इनेलो छोड़नी पड़ी। और अब कांग्रेस में आए तो फिर क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी, और अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आज थोड़ा इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो हम चर्चा करेंगे दोस्तों इनेलो की, कि वो इनेलो उनको छोड़नी क्यों पड़ी। दरअसल जो उनकी राजनीतिक शुरुआत थी वो चोई देवीलाल जी ने करवाई थी, और वो वहाँ 5 बार लगभग विधायक भी रहे और मंत्री भी, कैबिनेट 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे वो, और 1 बार वो नेता अपोजिशन रहे, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। वो कह सकते हैं कि वो काफ़ी कद्दावर नेता थे। लेकिन इस तरह की जितनी भी पार्टी होती हैं दोस्तों, जो एक परिवार की पार्टी होती है, एक आदमी की पार्टी होती है, उसमें आदमी पता नहीं क्यों अपने आप को कद्दावर समझने लग जाता है, क्यों अपने आप को उस परिवार से भी बड़ा समझने लग जाता है। और वो ये सोचता ही नहीं कि एक परिवार की पार्टी में एक सिंपल कार्यकर्ता और एक कैबिनेट मंत्री की एक जैसी ही कीमत होती है। लेकिन उन्होंने पता नहीं ये लगा कि इनेलो को, वो इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि इनेलो को उनकी ज़रूरत है और उनको इनेलो की ज़रूरत नहीं है, ये समझ बैठे थे। और उस चीज़ का उनको जो भ्रम था वो टूट भी गया था, और वो 2009 के चुनाव में टूट चुका था, जब 2009 में उन्होंने चोई भजनलाल जी के खिलाफ पार्टी ने उनको टिकट दिया था। अब लेकिन ये घटना दोस्तों 2009 की थी और भजनलाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने लग रहे थे, और उस टाइम में नरेंद्र मोदी जी वो गुजरात के सीएम हुआ करते। तो उन्होंने जो चुनाव था 2009 का, वो बीजेपी और इनेलो दोनों मिलकर लड़ने लग रही थी। तो उनके चुनाव में आना था और साथ में भिवानी भी आना था नरेंद्र मोदी जी ने। तो हिसार से वो चुनाव लड़ रहे थे, तो हिसार में तो नरेंद्र मोदी जी आए लेकिन भिवानी में नहीं आए और वो वापस चले गए। तो इस चीज़ का शायद ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये समझा कि संपत सिंह के कारण वो भिवानी में नहीं आए और सिर्फ अपनी अपनी रैली में बुलाया और वो वापस भेज दिया और वापस चले गए। तो इस चीज़ से जो ओम प्रकाश चौटाला जी नाराज हो गए और उन्होंने उसको चुनाव में भी सहयोग नहीं किया, वो चुनाव भी हार गए। उसके बाद उन्होंने पार्टी से निकाल भी दिया, ये या फिर ये कहिए कि उन्होंने पार्टी खुद छोड़ दी। तो 2009 के लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों फरवरी के में, और विधानसभा के हुए थे अक्टूबर में। तो फिर इसी बीच में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दी और वो जीत भी गए। हालांकि वो फतेहाबाद से टिकट से आ रहे थे, लेकिन नलवा से टिकट मिली, लेकिन चलिए उनका प्रभाव था और वो जीत गए उसमें। लेकिन दोस्तों वो सोच रहे थे कि वो इनेलो के नयन चोई संपत सिंह सोचा करते कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन भी रह चुका हूँ, कैबिनेट मंत्री भी रह चुका हूँ, तो कांग्रेस मेरे को जरूर मंत्री बनाएगी। लेकिन 2009 में दोस्तों जो कुलदीप बिश्नोई के थे वो 4-5 वो जो छोड़ के 5 विधायक छोड़ के आए थे, उनको भी एडजस्ट करना था। भूपेंद्र हुड्डा के खुद के भी कुछ ऐसे वो हुआ करते जिनको मंत्री पद देना था, तो उसमें मंत्री पद वो उनको नहीं दे पाए। तो इस चीज़ से संपत सिंह हो गए नाराज
और वो वही गलती कर बैठे जो अक्सर बीजेपी से कांग्रेस से छोड़कर जितने भी नेता गए हैं, और उन्होंने जो गलती की थी वही गलती वो कर बैठे। और वो जो भूपेंद्र हुड्डा जी थे उसके विरोधी जो खेमा था कुमारी शैलजा जी का, वो उनके साथ अटैच हो गए। और कुमारी शैलजा जी के उसमें प्रभाव में आके न कहिए या फिर उनके साथ निकटता बढ़ा के ना वो उनके लिए काम करने लगे। और ये बात जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पसंद नहीं आई किसी भी रूप में। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ गलती है संपत सिंह जी की। क्यों? क्योंकि जब उनको ये पता था कि उससे पहले भी जितने और नेता थे वो जा चुके थे पार्टी छोड़ छोड़कर, भूपेंद्र हुड्डा जी की कांग्रेस के अंदर जितनी ज़्यादा बनती, जितनी ज़्यादा चलती है, वो कभी भी कुमारी शैलजा की नहीं बन सकती। तो वो लेकिन अपने उसमें ये रह के कि मैं भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा नेता हूँ और अब भूपेंद्र हुड्डा को मैं ये दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा नेता हूँ। कुमारी शैलजा के साथ वो अटैच हो गए। अटैच होते ही भूपेंद्र हुड्डा ने उनको खुद लाइन लगा दिया और न उनको 2014 में टिकट दी, न 2019 में टिकट दी और न 2024 में टिकट दी उनको। बस एक बार वो शुरुआत में आए थे तो आए थे, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिली कांग्रेस से और वो सिंपल एक कार्यकर्ता के रूप में रह गए। तो अब जब उनको ये दिखाई दिया है कि कांग्रेस में उनका किसी भी तरह का कोई भी वजूद नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ना ही समझा। नहीं तो वो विधायक थे कि ये सोचे कि 2029 तक चुनाव अगर वो पहले छोड़ देंगे तो उनको विधायक चली जाएगी। विधायक तो वो थे ही नहीं, तो 25 सितंबर को ही उनको छोड़ देना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं दोस्तों। लेकिन अब थोड़ा हम बात ये करेंगे कि कांग्रेस के अंदर उनको ये सोचना चाहिए था कि जब बड़े बड़े धुरंधर नेता यानी जो वीरेंद्र सिंह चौधरी, ये राव इंद्रजीत जी हैं, धर्मवीर सिंह जी हैं, अरविंद शर्मा है, अवतार सिंह बढ़ाना, किरण चौधरी जी या फिर और जितने भी नेता हैं, वो जो जिन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा की खिलाफत की या जो कद जिनका बड़ा था, उनको कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी। तो कांग्रेस पार्टी जब इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस में नहीं रह पाए तो वो कैसे रह सकते थे, इसलिए उनको जाना ही पड़ा, कांग्रेस से जाना पड़ा, कांग्रेस छोड़नी पड़ी। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनेलो के सिवा उनके अंदर के इनेलो में जाने के सिवा उनके पास कोई भी और दूसरा रास्ता है नहीं। क्यों? क्योंकि बीजेपी में वो जा चुके थे बीच में, और बीजेपी के अंदर अगर वो जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि उनको थोड़ा संगठन में तो पद दिया जा सकता है, लेकिन या फिर उनके छोटे मोटे काम हो वो बीजेपी कर देगी। लेकिन अगर 2029 की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि 2029 में बीजेपी भी उनको टिकट देगी। तो एक कोई छोटा मोटा पद लेना या फिर अपने छोटे मोटे काम निकलवाना या फिर छोटा सड़क वगैरह या इस तरह के बनवाना, इसके लिए तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी वो ये सोचते हैं कि पहले मैं अपने काम करवा लेता हूँ, हल्के में फतेहाबाद में काम करवा लेता हूँ, नलवा में काम करवा लेता हूँ बीजेपी के साथ मिलके, और बाद में टिकट नहीं देगी तो बाद में इनेलो में चले जाएंगे, तो ये ऐसा वो सोचते हैं। तो बीजेपी भी जानती है कि किस आदमी के मन में क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी भी उनको कोई बड़ा पद देगी या उनके कोई काम करेगी। तो लास्ट में उनको आज नहीं तो 2029 के चुनाव में जाना पड़ेगा इनेलो में, क्योंकि उनकी राजनीति की शुरुआत भी इनेलो से ही हुई थी। और अब उनको शायद ये लग रहा है कि आने वाला टाइम है वो अभय सिंह चौटाला का है, और इसलिए वो उनको टिकट मिलेगी, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, इतना ये होगा वो होगा। तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई उनको इसको इनेलो को कोई इतनी ज़्यादा सफलता मिल पाई। मुझे लगता है कि जो जेजेपी का था 2019 में वही शायद 2029 के अंदर इनेलो को होगा, 10-12 सीटें ले जाएगी इनेलो। लेकिन खैर दोस्तों, अब जो भी है ये तो संपत सिंह ने सोचना है कि वो क्या करें कैसे करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे, कि एक तो उनकी उम्र भी इतनी ज़्यादा है और उनको इनेलो के सिवा और कोई मुझे लगता नहीं कि जाने का उनके पास कोई रास्ता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये था जो संपत सिंह के बारे में कि उन्होंने कांग्रेस छोड़नी पड़ी, तो क्यों कांग्रेस छोड़नी पड़ी और अब वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा ये विश्लेषण ठीक है, मेरी ये वीडियो ठीक है, तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक नहीं है तो भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ, मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दे।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।